हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंजू मौर्य और मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करेंगे। जो हर एक चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और बी श्योर कि आप एकदम अटेंटिव होके देखेंगे, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझेंगे। ये एक वन शॉट वीडियो लेक्चर की तरह होगा, जैसे कि आप अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हो तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी सॉल्व हो जाएगा। तो बी अटेंटिव और आराम से देखिए सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेंगे 11th एनसीईआरटी के प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि डिफ्यूजन और जो डिफ्यूजन की डिफिनीशन है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखना कि हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना। देखिए ट्रांसपोर्ट कितने तरीके का होता है स्टूडेंट, तो ध्यान से समझना है। ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है प्लांट्स में, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। प्लीज अटेंटिव रहना है, एकदम आराम से समझना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा क्या कहलाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं इन दोनों ट्रांसपोर्ट में अंतर क्या है। तो समझिएगा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयंस या किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दियर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज होता है। किसका यूज होता है, एनर्जी लगती है। और हम कह सकते हैं कि इस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। कहाँ हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है। और इसीलिए इसको हम लोग और क्या कहते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो पहली चीज हमें समझ में आ गई कि किसी भी मॉलिक्यूल, आयंस या सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट अगर उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें मेटाबॉलिक एनर्जी यूज होती है और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, इसलिए इसको हम अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, ध्यान से समझना इस चीज को, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये मूवमेंट होता है। और दूसरी चीज हम देखेंगे कि यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं होता है। तीसरी चीज हम देखेंगे कि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। कहाँ हो रहा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको हम लोग डाउन हिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं ये जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको जरा ध्यान से देखना, ये जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक मिनट, ये जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये दो तरीके का होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जरा समझना, ये जो दो तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक होता है हमारा ऑस्मोसिस, ठीक है, एक क्या होता है, ऑस्मोसिस, और दूसरा होता है डिफ्यूजन। एक है ऑस्मोसिस और दूसरा क्या है, डिफ्यूजन है। प्लीज इसको एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है, तो सबसे पहली सिमिलैरिटी तो ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये दोनों जो हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। मतलब दोनों में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट जो होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा और दोनों में एटीपी यूज नहीं होने जा रही है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, इसको जरा ध्यान से समझना। डिफ्यूजन क्या है, देखिए डिफ्यूजन का मतलब ये होता है किसी भी मॉलिक्यूल, आयंस या गैसेस का ट्रांसपोर्ट अगर उसके, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मैं लिख दे रही हूँ, आयंस लिख दे रही हूँ,
लिक्विड्स लिख दे रही हूँ, ठीक है, गैसेस लिख दे रही हूँ, इनका ट्रांसपोर्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, फ्रॉम दियर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब ध्यान से समझना, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल आयन, मतलब कहने का मतलब है लिक्विड सॉलिड गैसेस तीनों का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लिक्विड सॉलिड गैसेस तीनों का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। हालांकि जो सॉलिड का डिफ्यूजन होता है वो बहुत रेयर होता है। सॉलिड का डिफ्यूजन रेयर का मतलब ये है कि सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते जनरली, सॉलिड में डिफ्यूजन कॉमन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है, सॉलिड का डिफ्यूजन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 मार्कर रखा है और एक जगह 2 मार्कर रखा है, तो क्या यहाँ से जो 4 मार्कर है वो उठ के 2 मार्कर की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो सॉलिड का डिफ्यूजन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, ये ध्यान से समझना है। अब एक चीज आप ये देखिए कि मैंने डिफ्यूजन के बारे में तो आपको बता दिया, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस आर द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही एक केस है, हम कह सकते हैं ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन ही है जिसमें केवल लिक्विड का डिफ्यूजन होता है। किसका? लिक्विड का, सॉल्वेंट का, वाटर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज द स्पेशलाइज्ड केस ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशलाइज्ड केस ऑफ डिफ्यूजन, केस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, या फिर वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है। तो हम कहेंगे अगर केवल लिक्विड का डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम दियर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन डिफ्यूजन जो है उसमें सबका ट्रांसपोर्ट हो सकता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक चीज आपको ये समझना है, देखिए जो चीज क्वेश्चन में पूछा हुआ है मैं वहां तक आपको जो सॉल्व कराने के लिए मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दे रही हूँ, आप इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो ऑस्मोसिस, हम कह सकते हैं ऑल ऑस्मोसिस आर डिफ्यूजन, सारे के सारे ऑस्मोसिस क्या हैं? डिफ्यूजन होते हैं। लेकिन सारे डिफ्यूजन, बट ऑल डिफ्यूजन आर नॉट ऑस्मोसिस, सारे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस नहीं होते। मतलब सारे ऑस्मोसिस तो डिफ्यूजन ही है ना, ऑस्मोसिस में वाटर का ट्रांसपोर्ट है मतलब वो डिफ्यूजन ही है, लेकिन सारे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस नहीं होते हैं। अब हम जरा इस डिफ्यूजन को देख लें ध्यान से। तो देखिए इस डिफ्यूजन को अगर हम देखते हैं तो डिफ्यूजन भी हमारा 2 तरीके का होता है। डिफ्यूजन हमारा 2 तरीके का होता है, ध्यान से समझना। एक डिफ्यूजन है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा डिफ्यूजन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। प्लीज बी अटेंटिव स्टूडेंट, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब जरा इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ एनी कैरियर प्रोटीन, ठीक है, किसी भी कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई सेल है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर हम बात करें तो सेम मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है। अब इस मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ आना है तो ये तो डिफ्यूजन कहलाएगा। लेकिन अगर मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर ये मॉलिक्यूल सिंपली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिजॉल्व होकर अंदर आ जाते हैं, मतलब किसी प्रोटीन की हेल्प से नहीं आते, तो इसी को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इस मॉलिक्यूल को अंदर आने के लिए यहाँ पे किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत होगी तो इसी को हम कहेंगे, यहाँ पे हमने फैसिलिटी दे दिया, फैसिलिटी दे दिया कि मतलब इसको प्रोटीन की हेल्प से इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होगा नीड ऑफ कैरियर प्रोटीन। क्या होगा? नीड ऑफ कैरियर प्रोटीन, मतलब किसी प्रोटीन, मतलब एक आपने इसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया है। अब जरा ध्यान से समझना,
इस चीज को बहुत अच्छे से समझना जो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा, सिंपल डिफ्यूजन किसका होगा? सिंपल डिफ्यूजन तो उसी का ना होगा बच्चों जो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड सॉल्युबल होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड सॉल्युबल होंगे, मतलब सिंपली इस लिपिड में घुल जाए, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कोर होता है वो लिपिड का बना होता है। तो जो मॉलिक्यूल लिपिड में आसानी से घुल जाएंगे वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ले जाएंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक होंगे, ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनना, जो लिपिड में डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, उनके लिए क्या देना होगा? किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत होगी। तो हम कहते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, किस टाइप के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन सिंपल तरीके से होता है, तो हम कहेंगे लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। कैसा? लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, या हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोफोबिक जो होंगे। ओके, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल है, ठीक है ना, या हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, या हम हाइड्रोफिलिक को और क्या कह सकते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, इसको हम और क्या कह सकते हैं? हाइड्रोफोबिक को नॉन पोलर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉन पोलर। तो क्या ये इस मॉलिक्यूल, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर ले जाएगा? नहीं क्रॉस कर पाएगा। तो इसको हम किसी प्रोटीन की हेल्प से लेकर जाएंगे अंदर, तो इसी को हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हो कि आपको एक नदी पार करना है, आप दो फ्रेंड्स हो और आपको एक नदी पार करना है, और आपका जो फ्रेंड है उसको तैरने आता है, ठीक है ना, मतलब वो वाटर लविंग है, उसको तैरने आता है, तो वो आसानी से नदी में जाएगा, तैरेगा और उस पार चला जाएगा। लेकिन आपको तैरने नहीं आता, आपको तैरने नहीं आता, तो आप क्या करोगे? आप हो सकता है आप नाव से जाओ, मतलब आपको एक फैसिलिटी दे दी जाएगी। ठीक है, तो वही तरीका है कि सिंपल डिफ्यूजन मतलब जो जिसका नेचर लिपिड का होगा आसानी से लिपिड में घुल करके चला जाएगा, और जिसका नेचर लिपिड का नहीं होगा, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक होगा, जो पोलर होगा, वो मेम्ब्रेन में नहीं डिजॉल्व हो पाएगा और उसके लिए किसी फैसिलिटी की जरूरत होगी, और वही फैसिलिटी कैरियर प्रोटीन के फॉर्म में होगी। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिटरमाइन करते हैं। तो हम इसको देख लेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन रेट। ठीक है, डिफ्यूजन रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों, ध्यान से समझना, जो सबसे पहला फैक्टर होगा वो होगा दैट इज द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का नेचर क्या है, इसको जरा समझते हैं हम लोग। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब, अगर मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल है, तो वो आसानी से चला जाएगा, उसका जो डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा? फास्ट होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अगर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, या लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है, हम कह दें इसको लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो इसका डिफ्यूजन क्या होगा? इसका डिफ्यूजन फास्ट होगा, फास्ट डिफ्यूजन। ठीक है ना, फास्ट डिफ्यूजन। तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर समझ लेते हैं बच्चों, साइज का। साइज, मॉलिक्यूल की साइज देख लेते हैं। मॉलिक्यूल की साइज का मतलब ये है स्टूडेंट कि जितना स्मॉलर साइज होगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूल का स्मॉलर मॉलिक्यूल होंगे तो उनका डिफ्यूजन क्या होगा? डिफ्यूजन फास्ट होगा, फास्ट होगा। ठीक है, उसका डिफ्यूजन क्या होगा? फास्ट होगा। थर्ड क्या कहलाता है? थर्ड कहता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो डिफ्यूजन फास्ट होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन फास्टर होता है। इसका मतलब जरा हम लोग समझ लेते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आपको पता है कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी सब्सटेंसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उन मॉलिक्यूल्स में कोलिजन बढ़ जाता है ना, उनकी एनर्जी हाई हो जाती है और उनमें आपस में कोलिजन बढ़ जाता है, तो डिफ्यूजन फास्ट होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मम्मी है घर में हलवा बना रही है, गरम गरम हलवा है, तो उसकी महक काफ़ी तेज होती है, वो हमें हमारे तक हम लोग उसको आराम से जो है ना समझ सकते हैं कि घर में हलवा बन रहा है या कोई चीज़ बन रहा है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं,
है ना, वहाँ पे डिफ्यूजन काफ़ी फास्ट हो रहा होता है। लेकिन अगर सेम उसी हलवे को आप फ्रिज में रख दो, मतलब टेम्परेचर घटा दो, तो वहाँ पे डिफ्यूजन काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोलिजन जो है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। तो हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन बढ़ जाता है, इसलिए डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। चौथी चीज़ ये है, चौथी चीज़ है परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि देखो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी डिसाइड करेगी कि डिफ्यूजन कैसा होगा। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि मेम्ब्रेन कितना ज़्यादा परमिएबल, मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है। मेम्ब्रेन का नेचर, मेम्ब्रेन में अगर लिपिड ज़्यादा है तो भाई वहाँ से लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल आसानी से चले जाएंगे। तो इस तरीके से मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी डिसाइड करेगी कि डिफ्यूजन कैसे होगा। पांचवा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको कैसे समझेंगे हम लोग बच्चों? अगर देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कंसंट्रेशन का डिफरेंस। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास एक कंटेनर, दो कंटेनर है, ठीक है, दो कंटेनर है। यहाँ पे हमने क्या रखा है, यहाँ पे हमने वाटर रख दिया, ठीक है, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रख दिया, कितना 100, और यहाँ पे भी सेम हमने 100 मॉलिक्यूल, आप ये कंटेनर ए मान लेते हैं, ये कंटेनर बी, ये 100 वाटर यहाँ भी है, 100 वाटर यहाँ भी है, ठीक है। अब इसमें हमने एक सोडियम मॉलिक्यूल रखा है दूसरे वाले में, और यहाँ पे हमने 2 सोडियम रख दिया है। ओके, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, प्लीज अच्छे से समझना, यहाँ पे भी हमने जहाँ पे सोडियम एक ऐड किया है वहाँ पे 100 वाटर ऐड कर दे रहे हैं, और जहाँ पे 2 सोडियम है वहाँ पे भी 100 वाटर ऐड कर दे रहे हैं। अब आप एक बात बताना, आप एक बात समझना इस चीज को कि यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं ऐसे बता रही हूँ, आप एक बार ध्यान से देखना इसको। जैसे हमने एक कंटेनर लिया हुआ है और यहाँ पे इस वाले में 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रख दे रहे हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी हम लोग 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रख दे रहे हैं। ओके, प्लीज बी अटेंटिव, एकदम अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसमें हमने क्या किया, 2 सोडियम ऐड कर दिया, और इसमें हमने क्या किया, 1 सोडियम ऐड कर दिया। तो सपोज करो कि यहाँ पे भी पहले से 100 मॉलिक्यूल था, तो अब यहाँ पे 98 वाटर मॉलिक्यूल हो गया, और यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे 99 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आपको पता है, हमें पता है कि वाटर का जो डिफ्यूजन होता है या ऑस्मोसिस होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर हम इस चीज में देखें, यहाँ पे बताइए वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, इसमें भी वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ऑब्वियस है ये, क्योंकि यहाँ पे प्योर वाटर है, यहाँ पे जो है सोल्यूट भी ऐड हो गया है। लेकिन किसमें डिफ्यूजन फास्ट होगा, किसमें वाटर तेजी से जाएगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि किसमें वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस ज्यादा है। अब जरा समझना, यहाँ पे 98 वाटर है, यहाँ पे 100 वाटर है, यहाँ पे 99 वाटर है, यहाँ पे 100 वाटर है, तो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन फास्ट होगा। डिफरेंस ज्यादा है तो यहाँ पे डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो आप जितना सोल्यूट ऐड करते जाएंगे उतने ही वाटर कम होते जाएंगे और उतना ही डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो हम कहेंगे कि वहां पे डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो डिफ्यूजन रेट को कौन अफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा। और लास्ट चीज है, आप डेंसिटी के बारे में समझिए। डेंसिटी भी अफेक्ट करता है डिफ्यूजन को। जैसे आप एक रूल पढ़ते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डेंसिटी, ग्राहम्स लॉ ऑफ डेंसिटी, आप ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डेंसिटी क्या कहता है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी डिफ्यूजन। तो आप देखिए डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन उतना कम होगा। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डेंसिटी, अगर किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी अगर ज्यादा है तो डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। तो ये सारे फैक्टर हैं डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले, और अगर आप इसे एज इट इज पढ़ लोगे तो चीजें कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी कि ट्रांसपोर्ट क्या है, उसमें पैसिव एक्टिव क्या है, उसमें ऑस्मोसिस डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन में भी सिंपल और फैसिलिटेटेड क्या है, फिर डिफ्यूजन को कौन कौन अफेक्ट करता है। ये चीज हमारे यहाँ से टॉपिक जो है क्लियर हो गया है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा था। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वाटर पोरिंस व्हाट रोल डू दे प्ले इन डिफ्यूजन। तो बच्चों पोरिंस क्या होता है और पोरिंस जो है वो डिफ्यूजन में किस तरीके से रोल प्ले करता है, इसको हमें समझना है। तो देखिए पोरिंस क्या होते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं।
पोरिन्स एक प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है? एक प्रोटीन होती है। इन कहाँ कहाँ होती है इसको देख लेते हैं। ये कहाँ कहाँ होती है? इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड। अब प्लास्टिड का भी आपको पता है कि प्लास्टिड में 3 होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये हमें यहाँ नहीं देखना है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या सम बैक्टीरिया कह सकते हो, और सम बैक्टीरिया का मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम ये देखते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। जैसे सपोज करो कि ये मैंने बना दिया प्लास्टिड, हमें पता है कि प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन होता है। ये बना दिया हमने माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हमें पता है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है। और हमने बना दिया ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है बच्चों, उसमें भी आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। याद रख लेना, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में ये डिफरेंस है कि ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब देखिए इसी में आउटर मेम्ब्रेन पे ये पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कब क्या प्रेजेंट होते हैं? पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और ये पोरिन प्रोटीन क्या करते हैं? दे क्रिएट लार्ज पोर, ठीक है, क्या क्रिएट करते हैं? लार्ज पोर्स इन आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में लार्ज पोर क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्या क्रिएट करते हैं? लार्ज पोर। और दे हेल्प इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये रोल प्ले करते हैं। मतलब ये एक क्या बनाते हैं? कैरियर प्रोटीन बना देते हैं, जिसकी हेल्प से डिफ्यूजन हो जाता है। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्लास्टिड और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी ओरिजिन जो हुई है बैक्टीरिया से हुई है। किससे हुई है? बैक्टीरिया से। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी ढेर सारी सिमिलैरिटी होती है बैक्टीरिया से। जैसे प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का भी आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन है, बैक्टीरिया में भी है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइबोसोम जो है 70S है, बैक्टीरिया में भी 70S है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, बैक्टीरिया में भी सर्कुलर है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है नेकेड होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, बैक्टीरिया में भी वैसा है। तो हमें ये चीज़ पता चली है कि जो हमारा प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की जो ओरिजिन हुई है वो बैक्टीरिया से हुई है। इसको एक थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, हालांकि अभी आपको उतना दूर नहीं जाना है। उस थ्योरी का नाम है एंडोसिम्बायोंट थ्योरी, ठीक है। क्या है? एंडोसिम्बायोंट, एंडोसिम्बायोंट। क्योंकि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं। एक और सिमिलैरिटी है कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिवीजन होता है वो फिजन से होता है, बाइनरी फिजन से होता है, और बैक्टीरिया में भी फिजन से डिवीजन होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये प्रूफ है कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की जो ओरिजिन हुई है वो बैक्टीरिया से हुई है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से बता दूं कि जो पोरिन प्रोटीन की वजह से ही ये जो हमारा प्लास्टिड है और माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इनके जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट आर मोर परमिएबल देन द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इनर मेम्ब्रेन से ज़्यादा होती है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? पोरिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय प्रोटीन पंप ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब आपसे इसका सोल्यूशन पूछ रहा है कि बताइए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान प्रोटीन पंप का क्या रोल है। अब हम आपको बताएंगे, यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से समझना, इसको एकदम अटेंटिव होके देखना बच्चों। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान प्रोटीन पंप का क्या रोल है। अब हमें तो पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चों। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी हमने आपको बताया था कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारा, उसका मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल का लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करना ही क्या कहलाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। लोअर टू हायर, इतना याद रखना। इसका एक एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। पंप जो होते हैं ना बच्चों, पंप ऑलवेज प्रोटीन्स ही होते हैं। पंप का कोई मतलब ये नहीं अलग से कोई चीज़ है। पंप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कुछ प्रोटीन्स ही होते हैं, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव। और एक्टिव में भी ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है।
प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बच्चों प्लीज आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी होगा। हाँ ऑब्वियसली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है, लेकिन हमारे लेवल पे इसको अभी नहीं पढ़ना है। वो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वगैरह उसके एग्जाम्पल होते हैं, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी। बस आप ये जानते रहना कि सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, उसमें भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसका रोल क्या है, एक्चुअली इस पंप का रोल क्या है। तो बच्चों पहले इस चीज को समझने के लिए आप अपने दिमाग में एक चीज समझेंगे कि जब हमारे लाइफ की ओरिजिन हुई थी, ठीक है ना, तो लाइफ की ओरिजिन जो पहली सेल बनी थी वो कहाँ पे बनी थी बच्चों, ध्यान से बताइएगा, एकदम समझना। जो सबसे पहली सेल बनी थी, ये मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट सेल, वो कहाँ पे बनी थी, ओशियन वाटर में बनी थी। कहाँ बनी थी, ओशियन वाटर में। और ओशियन वाटर का मीडियम कैसा है, सॉल्टी है। सॉल्टी होता है मतलब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा थे, सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा है। प्लीज बी अटेंटिव कि आपको ये समझना है कि सेम वही ट्रेंड, मतलब सेल के बाहर का मीडियम सॉल्टी है, सेम वही ट्रेंड हमारी हर एक सेल के द्वारा आज भी फॉलो होता है। मतलब हमारी कोई भी सेल हो उसके बाहर का मीडियम, मतलब बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, बाहर का मीडियम सॉल्टी होता है, मतलब बाहर सोडियम और क्लोराइड आयन ज्यादा होते हैं, सोडियम और क्लोराइड आयन ज्यादा होते हैं। जबकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन कम होता है, क्लोराइड आयन कम होता है। ये चीज याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो हमेशा सेल के बाहर सॉल्टी मीडियम होता है। और एक और चीज याद रखना कि बाहर पोटेशियम आयन कम होता है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, पोटेशियम आयन यहाँ पे ज्यादा होता है। अब हमने कहा कि ये जो हमारा ये पंप है सोडियम पोटेशियम पंप, ये हो गया हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। ये कहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट, ये प्रेजेंट है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इसका काम क्या होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके दिमाग में है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। तो कौन अंदर से बाहर जाएगा, कौन बाहर से अंदर आएगा, जो कम होगा, ठीक है ना। तो एक्टिव में क्या होता है, कम से ज्यादा की तरफ होता है। तो कम से ज्यादा सोडियम कहाँ से कहाँ जाएगा, कम से ज्यादा, कम मतलब अंदर है और ज्यादा बाहर है, तो सोडियम बाहर जाएगा, ठीक है, और पोटेशियम अंदर आएगा, ठीक है। सोडियम बाहर जाएगा और पोटेशियम अंदर आएगा। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, इसमें सोडियम एक्सपोर्ट होता है और 3 सोडियम का एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम का इंपोर्ट होता है, याद रखना। और यहाँ पे ऑब्वियसली ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ पे एनर्जी यूज होगी। इज इट क्लियर बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ पे एनर्जी तो यूज होनी ही है। तो 3 सोडियम का एक्सपोर्ट होता है और 2 पोटेशियम का इंपोर्ट होता है। और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को एंटीपोर्ट कहते हैं। तो ये और किसका एग्जांपल है, एंटीपोर्ट का। एंटीपोर्ट का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट अपोजिट, मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों का ट्रांसपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा तो उसको एंटीपोर्ट कहेंगे, दोनों का सेम डायरेक्शन में हो रहा तो उसको सिमपोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखना है इसको, कि एक्सप्लेन व्हाई प्योर वाटर हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम क्यों होता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाटर पोटेंशियल है क्या, वाटर पोटेंशियल है क्या, ठीक है। व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल। अब हम देख लेते हैं वाटर पोटेंशियल, जिसको आप साई डब्ल्यू से डिनोट करते हो और इसकी जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है या फिर किलो पास्कल होती है, ठीक है। यूनिट इसको हम पास्कल या किलो पास्कल में इसको हम डिनोट करते हैं। अब एकदम अटेंटिव होके देखना बच्चों, अब हमने क्या ले लिया, हमने एक प्योर वाटर ले लिया। प्योर वाटर का मतलब जहाँ पे कोई भी सोल्यूट नहीं है, तो यहाँ पे देयर इज नो सोल्यूट, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्योर वाटर, केवल वाटर है,
और हमने एक जगह क्या ले लिया, हमने एक जगह ले लिया प्योर वाटर, मतलब वाटर के साथ यहाँ पे हम 2 सोडियम आयन या 1 सोडियम आयन ऐड कर दे रहे हैं। सोडियम आयन भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। जितना वाटर यहाँ है इतना वाटर यहाँ है, लेकिन इसमें हमने सोडियम आयन भी ऐड कर दिया है। अब बच्चों जरा ध्यान से इसको समझो। वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर की फ्री एनर्जी, या फिर हम इसको काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है। तो फ्री एनर्जी का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स कितना फ्री है। अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल फ्री है तो उनकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगा। वो आराम से उनकी जो एनर्जी है हम कह सकते हैं वो आराम से जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर उतने ही वाटर में हमने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया तो अब जो उसकी एनर्जी थी वो जो उसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल जाके उस सॉल्यूट से बाइंड कर जाएंगे तो उसकी जो फ्री एनर्जी है वो घटने लग जाती है। जैसे आप इसको ऐसे समझना होगा आपको कि मान लीजिए जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप फ्री हो कि आप सुबह के 6 बजे से रात के 12 बजे तक आप काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन अगर आपकी शादी होगी, सपोज करो आपसे किसी ने बाइंड कर लिया, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो कम तो नहीं होगी, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, आपकी एनर्जी कहीं और खर्च होने लग जाएगी। तो इस तरीके से इसका मतलब यही हुआ कि जब तक वाटर में कोई भी सॉल्यूट नहीं है, मतलब वाटर प्योर है, तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर वो एनर्जी कहीं और से बाइंड हो गई, मतलब वहाँ पे सॉल्यूट ऐड कर दिया गया, तो उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है या उसकी जो फ्री एनर्जी है वो घटने लग जाती है। तो स्टूडेंट याद रखना, जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और ये 0 होता है। लेकिन जब आपने यहाँ पे कोई भी सोल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल तो मैक्सिमम है, 0 मैक्सिमम है, उसमें आपने कोई सोल्यूट ऐड किया तो अब वो नेगेटिव जाने वाला है। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है डिफरेंस करना है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। सबसे पहली चीज़ है हमें डिफरेंस करना है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। तो स्टूडेंट्स हम जरा ध्यान से इसको देखेंगे। एक जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं, ऑस्मोसिस लिख लेते हैं, और एक जगह लिख लेते हैं हम लोग डिफ्यूजन। और मैं ये चीज़ आपको एकदम स्टार्टिंग में भी करा चुकी हूँ कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में जो डिफरेंस हमें समझना है वो क्या है। हमने अभी अभी कहा कि जो डिफ्यूजन है, एकदम ध्यान समझना, डिफ्यूजन में लिक्विड, सॉलिड, गैसेस, आयन, मॉलिक्यूल सबका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हायर टू लोअर। तो हम कहेंगे यहाँ पे किसका किसका, लिक्विड हो गया, ओके, सॉलिड हो गया, गैसेस हो गया, इनका ट्रांसपोर्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। जबकि हमने कहा था कि ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में केवल ओनली डिफ्यूजन ऑफ वाटर होता है। ऑस्मोसिस में केवल और केवल डिफ्यूजन ऑफ वाटर होता है फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। आते हैं हम लोग दूसरे डिफरेंस पे। दूसरा डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि डिफ्यूजन जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग थिंग पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि डिफ्यूजन कहीं भी हो सकता है, इन लिविंग भी हो सकता है, इन नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस जनरली जो कहाँ होता है, इन लिविंग में होता है। ऑस्मोसिस कहाँ होता है, लिविंग में होता है। ठीक है, तीसरी चीज बच्चों हम ये समझेंगे कि डिफ्यूजन में देयर इज नो नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नो नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जबकि ऑस्मोसिस में हमें नीड होती है, नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में हमें किसकी जरूरत होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर सिमिलैरिटी पूछे तो भाई दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं, दोनों डाउनहिल हैं, दोनों में एटीपी की जरूरत नहीं है,
दोनों जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर हो रहे हैं, ये हमें पता है। ओके, तो ये है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हमें देखना है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन, मतलब ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट, ट्रांसपिरेशन एक तरफ लिख लेते हैं और एक तरफ हम लोग क्या लिख ले लेते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। पहली चीज तो दोनों लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है ना। अगर वाटर का लॉस वाटर वेपर के फॉर्म में हो रहा है तो उसको हम इवेपोरेशन भी कहते हैं और उसको हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। तो दोनों में यहाँ पे भी देखिए लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर का लॉस होता है, यहाँ पे भी वाटर वेपर का लॉस होता है। वाटर का लॉस वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, वाष्प के फॉर्म में होता है। लेकिन हमें डिफरेंस पूछा है, तो पहला डिफरेंस हम ये कर लेंगे कि पहला डिफरेंस क्या है बच्चों, कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है। इन प्लांट्स होता है वाया स्टोमेटा होता है, वाया स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा। हालांकि स्टोमेटा से भी हो सकता है, क्यूटिकल से भी हो सकता है और लेंटिसेल से भी हो सकता है। लेंटिसेल हमें पता है गैसेस एक्सचेंज के लिए डाइकॉट प्लांट में बनता है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो देखिए ट्रांसपिरेशन मेनली स्टोमेटा से होता है, कुछ वाटर लॉस क्यूटिकल से भी होता है, उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कुछ लेंटिसेल से होता है, उसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये प्लांट्स में होता है, लेकिन ये कहाँ होता है, वाया फ्री सरफेस। वाया फ्री सरफेस ये कहीं भी हो सकता है, इन लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में हो सकता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में हो सकता है। ये तो स्टोमेटा से होता है, लेकिन ये किसी भी फ्री सरफेस से, जैसे सपोज करिए कि आपने क्या करा, आपने पानी बॉयल करने के लिए रखा है और पानी का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बॉइलिंग वाटर एक टाइम के बाद वो वाष्प के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। वो कहीं भी हो रहा है, वो लिविंग और नॉन लिविंग तो नहीं देख रहा है, लेकिन जो ट्रांसपिरेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आप मतलब प्लांट्स में होता है, ठीक है, वो लिविंग पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन और इसमें अंतर क्या है इवेपोरेशन में। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चों, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जबकि ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। और दूसरी चीज हम कहते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, ट्रांसपिरेशन क्या कब होगा, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं बच्चों। तो इसका फैक्टर है नंबर ऑफ स्टोमेटा कितने हैं, ठीक है ना, स्टोमेटा के नंबर कितने हैं प्लांट्स में, रूट शूट रेशियो पे डिपेंड करता है, रूट शूट रेशियो पे डिपेंड करता है, प्लांट की कैनोपी पे डिपेंड करता है, कैनोपी ऑफ प्लांट पे डिपेंड करता है, प्लांट किस जगह पे है, टेम्परेट में है कि ट्रॉपिकल है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये है हमारा ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में मेन डिफरेंस यही होगा बच्चों कि ट्रांसपिरेशन लिविंग थिंग पे डिपेंड करेगा, लेकिन इवेपोरेशन लिविंग और नॉन लिविंग पे डिपेंड नहीं करेगा। लिविंग में भी हो सकता है, जैसे अब हमारे जो हम लोगों को पसीना होता है, पसीना सूख जाता है, वो क्या है कि इवेपोरेशन है, तो हम लोग लिविंग है। लेकिन ऐसा नहीं कि नॉन लिविंग में इवेपोरेशन नहीं होगा, नॉन लिविंग में भी इवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। अगला चीज क्या है, दूसरा डिफरेंस हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो बच्चों मैं एक जगह लिख दे रही हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर और एक तरफ मैं लिख दे रही हूँ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इसको जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। पहली चीज तो ये समझना कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ही हम सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम लोग सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। अब इस चीज को जरा हम ऐसे समझते हैं कि देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है, exerted to prevent net osmosis, ठीक है, प्रेशर अप्लाइड, ऐसे लिख सकते हो, अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
अब जरा हम इसको एक चीज से समझते, एक एग्जाम्पल से समझते। जैसे सपोज करो कि हमने यहाँ पे एक ले लिया कंटेनर ए और हमने यहाँ पे ले लिया एक कंटेनर बी। प्लीज इसको अटेंटिव होके समझना। इसको हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अब हमने यहाँ पे 100 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, ठीक है, 100। यहाँ पे भी सेम उतना ही वाटर है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक सोडियम डाल दिया है। इसको मैं जरा थोड़ा सा ऐसे बना रही हूँ। यहाँ पे वाटर लिया है हमने, एक सोडियम यहाँ पे डाला है, लेकिन ये सेम वही है। यहाँ पे 100 वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पे हमने 2 सोडियम रख दिया है। कितना रख दिया है, 2 सोडियम रख दिया है। अब आप बताओगे कि यहाँ पे ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है, तो हम कहेंगे कि हमेशा यहाँ से देखिए वाटर का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर होता है, तो इसमें भी इधर से इधर होगा और इसमें भी इधर से इधर होगा। लेकिन हम कहें कि किसमें ऑस्मोसिस फास्ट होगा, तो आप कहोगे इसमें ऑस्मोसिस फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है। कंसंट्रेशन, वाटर का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल में डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे 100 वाटर, यहाँ 98 ही है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 99 है ना। अब होता क्या है कि देखिए हमें इस ऑस्मोसिस को रोकना हो तो हम यहाँ पे एक प्रेशर लगाएंगे, इस पे प्रेशर लगाएंगे तो पानी यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, है ना, यहाँ से वाटर यहाँ आ रहा है। और इसी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम लोग इस वाले पे एक प्रेशर लगाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों हमेशा हाइपरटोनिक सोल्यूशन पे लगाया जाता है। अगर मैं इस सोल्यूशन और इस सोल्यूशन की बात करूँ तो ये ज़्यादा हाइपरटोनिक है, तो हाइपरटोनिक पे लगाया जाता है। अब यहाँ तक तो हमें चीज़ समझ में आ गई है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया गया प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप कहोगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स का मतलब है सोल्यूट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट है तो यहाँ ऑस्मोसिस ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और अब जरा ध्यान से समझना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब है सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल स्टूडेंट क्या है, जैसे मान लीजिए ये प्योर वाटर है ना, दिस इज द प्योर वाटर। हमने कहा कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है और मैक्सिमम होता है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसी वाटर में हमने एक सोडियम ऐड कर दिया, एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम। अब इसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव चला जाएगा ना बच्चों, इसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव, और इसी को हम कहेंगे सोल्यूट पोटेंशियल। क्या कहेंगे, सोल्यूट पोटेंशियल। मतलब सोल्यूट ऐड करने के बाद जो वाटर पोटेंशियल आ रहा है वही क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल है। अब हमने यहाँ पे और मान लीजिए इसमें हमने 2 सोडियम ऐड कर दिया, 2 सोडियम ऐड किया तो ये और ज़्यादा इसका वाटर पोटेंशियल और नेगेटिव हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसका सोल्यूट पोटेंशियल और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। और ज़्यादा नेगेटिव का मतलब और कम, जितना वाटर, जितना नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यू तो उतना ही कम होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो सोल्यूट पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल मतलब, सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये भी किस बात पर डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है सोल्यूट कंसंट्रेशन पे। सोल्यूट कंसंट्रेशन आप जितना बढ़ाते जाओगे नेगेटिविटी उतनी बढ़ती जाएगी, मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। तो दोनों इक्विवेलेंट हैं। क्या क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्विवेलेंट है, लेकिन डिफरेंस ये है बच्चों साइन का। साइन, ये एक पॉजिटिव प्रेशर है, दिस इज अ पॉजिटिव प्रेशर, ये एक पॉजिटिव प्रेशर है, जबकि ये एक नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव प्रेशर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बढ़ाते जा रहे हो तो उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव प्रेशर लगाना पड़ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू अगर आप कंसंट्रेशन सोल्यूट जितना बढ़ा रहे हो उतनी इसकी वैल्यू नेगेटिव बढ़ती जा रही है, तो वो उतना ही कम होता जाएगा ना। तो ये एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव पोटेंशियल है या प्रेशर है, और ये एक पॉजिटिव है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल आर इक्विवेलेंट,
क्योंकि दोनों सोल्यूट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। तो ओनली डिफरेंस इज ऑफ साइन। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू है उसकी। यहाँ तक चीज क्लियर हो गया बच्चों। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। डिफरेंस करने को बोला है बिटवीन इम्बिबिशन एंड डिफ्यूजन। तो चलो हम यहाँ पे डिफरेंस कर दें, इम्बिबिशन एंड डिफ्यूजन, इम्बिबिशन एंड डिफ्यूजन। चलो डिफरेंस करते हैं हम लोग, देखते हैं इम्बिबिशन और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है बच्चों। ध्यान से समझना है इस चीज को। अब देखिए इम्बिबिशन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन तो हमें पता है। डिफ्यूजन हम बहुत बार कर चुके हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल, आयंस, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस का उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के बीच अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इम्बिबिशन की, तो इम्बिबिशन इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, लेकिन वेयर क्या होता है, वेयर एनी सॉलिड, ठीक है, एनी सॉलिड एडजॉर्ब, या हम सॉलिड कोलाइड कह लें, सॉलिड कोलाइड्स एडजॉर्ब वाटर एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। इम्बिबिशन क्या है बच्चों, कि अगर कोई सॉलिड वाटर एडजॉर्ब कर लेता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और वाटर एडजॉर्ब क्या होता है बच्चों, सॉलिड सरफेस पे वाटर अगर एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो इम्बिबिशन एक डिफ्यूजन ही है, क्योंकि सॉलिड के अंदर वाटर कम है, ठीक है, और बाहर से ये वाटर एडजॉर्ब कर रहा है तो वाटर बाहर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम क्या है, ये डिफ्यूजन ही है। लेकिन इसमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सॉलिड के द्वारा होता है। जैसे सीड की अगर हम बात करें, सीड जर्मिनेट क्यों कर पाता है, क्योंकि सीड सॉइल में जाने के बाद इम्बाइब हो जाता है। इम्बाइब का मतलब वाटर बाहर से लेता है, और सॉलिड कोलाइड के अंदर जब वाटर जाएगा तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो सीड कोड रप्चर हो जाता है और सीड जर्मिनेशन हो पाता है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि बरसात में क्या होता है, आपके जैसे बरसात, कंटिन्यूअस बरसात हो रही है तो खिड़कियां और दरवाजे बंद नहीं हो पाते हैं, वो स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इम्बिबिशन को मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ, आप जरा ध्यान समझना। ये इम्बिबिशन की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेटिंग या हीट ऑफ हाइड्रेशन। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है या कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, और ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, वाटर एब्जॉर्ब, वाटर बाहर से अंदर। आपको पता है वाटर के पास इस वक्त क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और जब ये सरफेस पे आया तो यही काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। किसमें, हीट एनर्जी में। और क्योंकि हमें ये पता है कि एनर्जी को कभी आप नष्ट नहीं कर सकते, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से आप कहते हो कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब कोई सॉलिड वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, और इसी को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ वेटिंग या हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेटिंग, हीट ऑफ वेटिंग या हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, जैसे आप गांव में अगर रहे हों तो जब धान के बीज डाले जाते हैं खेतों में, तो आप अगर उधर से गुजरते हो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, वो इम्बिबिशन की वजह से, क्योंकि जो धान के बीज होते हैं वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो कभी आप खेतों से जहाँ पे बीज डाले रहते हैं आप उधर से गुजरते तो आपको गर्मी महसूस होती है, यही है इम्बिबिशन। और पुराने ज़माने में जो रॉक्स वगैरह तोड़ा करते थे, जो प्री हिस्टोरिक मैन हुआ करते थे, वो पत्थरों को, चट्टानों को तोड़ने के लिए लकड़ियों का प्रयोग करते थे। वो लकड़ियाँ जो बारिश में रह गई हैं वो क्या करती थी, वाटर एब्जॉर्ब करके काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाती है, उनका वॉल्यूम एनॉर्मसली इंक्रीज हो जाता है और उनका प्रेशर भी बढ़ जाता है।
और इसकी वजह से वो काफ़ी मजबूत हो जाती हैं और उसी लकड़ियों को यूज़ करके वो पत्थरों या चट्टानों को तोड़ा करते थे। तो दिस इज द इम्बिबिशन। तो ये हो गया हमारा इम्बिबिशन। अगला क्वेश्चन हम जरा देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। ठीक है बच्चों, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में डिफरेंस जरा देख लेते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई जो है एकदम अटेंटिव होके देखिए, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे जब हम ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में आते हैं बच्चों, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, तो जब यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट जब वाटर जाइलम वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, प्लांट्स के रूट के द्वारा, उसके बाद उसके दो पाथवे होते हैं। पहला पाथवे होता है सिम्प्लास्ट और दूसरा पाथवे होता है एपोप्लास्ट। तो हम देख लेते हैं कि सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट में अंतर क्या है। तो पहले देखिए इसको ऐसे समझना है, ये है हमारा, मान लीजिए ये हमारी सेल्स होगी। जब हम रूट का सेक्शन देखते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो रूट में सेल क्या है, ये एपिडर्मिस है। ठीक है, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद क्या आता है बच्चों, एपिडर्मिस के बाद आता है हमारा जनरल कॉर्टेक्स। तो ये हमने कर दिया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद हमारा आता है एंडोडर्मिस। ओके, एंडोडर्मिस, तो ये हो गया हमारा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद हमारा आ जाता है वो पेरीसाइकिल वगैरह, क्योंकि इनर टू एंडोडर्मिस सब कुछ क्या है, मतलब इनर टू एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल है, और इनर टू एंडोडर्मिस जो कुछ भी है उसको हम स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है उसको हम स्टील कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो हमारे एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अपेंडेजेस को ही हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस ही होते हैं रूट हेयर। इसने वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया, या जो भी मिनरल और वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब किया, तो कहाँ आएंगे, ये यहाँ आएंगे, इस वाले रीजन में आएंगे। इसको जरा ध्यान से देखिए। अब इसके ना जो वाटर और मिनरल आ चुके हैं रूट के अंदर, उसके दो पाथवे होते हैं। वो आगे तक कैसे जाएगा, उसके दो पाथवे होते हैं। पहला पाथवे क्या होता है, वो सेल टू सेल जाए। जैसे देखिए ये सेल टू सेल है, आपको पता है प्लांट में सेल टू सेल कनेक्शन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो अगर वो सेल टू सेल जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं सिम्प्लास्ट। क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट कहते हैं। याद रखना, सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल, तो इसे आगे चला जाता है। लेकिन अगर वो इंटरसेलुलर स्पेस से होके जाए, या तो फिर इस सेल वॉल से होके जाए, जैसे ये सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल इस सेल वॉल से ऐसे सेल वॉल सेल वॉल सेल वॉल, मतलब मेम्ब्रेन से होके जाए। ठीक है, मेम्ब्रेन से होके जाए, तो इसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट। इतना समझना। फिर अब मैं इसको डिफरेंस आपको बता दे रही हूँ। तो देखो पहला क्या है, सिम्प्लास्ट है, और दूसरा क्या है, एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट, इसको जरा ध्यान से देखिए बच्चों। सिम्प्लास्ट का मतलब क्या है, सिम्प्लास्ट का मतलब है सेल टू सेल, सेल टू सेल। ठीक है, इसको हम किससे जाएगा, ये वाया प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। सेल टू सेल किससे जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा से। अब जरा दूसरा चीज हम देखते हैं। अगर ये सेल टू सेल जाता है तो किस मूवमेंट से जाता है, ये साइक्लोसिस से जो होता है यहाँ पे, साइक्लोसिस। क्योंकि देखिए सेल में जो भी मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। क्या कहते हैं, साइक्लोसिस, या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। साइक्लोसिस कह लीजिए, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो अगर कोई चीज सेल टू सेल जा रही है तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, सिम्प्लास्ट है, और इसको कौन फेवर करता है, साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब देखिए ये ना, अगर कोई भी मॉलिक्यूल या आयन सेल टू सेल जा रहा है, तो क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल से भी होके जाएगा, तो इस पाथवे को हम कहते हैं ये लिविंग है। क्या है, लिविंग है और एक्टिव है। कैसा है, लिविंग है, एक्टिव है। ठीक है, लिविंग है, एक्टिव है। आखिरी चीज हम ये देखते हैं कि ये स्लो प्रोसेस होती है। कैसी होती है, स्लो प्रोसेस, क्योंकि भाई देखो सेल टू सेल जाएगा तो सेल में बहुत सारी चीजें उससे होकर गुजरना पड़ेगा, तो इसलिए ये स्लो प्रोसेस होती है। लेकिन ये कंटिन्यूअस है। देखो स्लो से याद रखना, मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ अभी
ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस कहीं नहीं रुकती। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आ जाइए आप एपोप्लाज्म, ये किससे जाता है? वाया इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस से होके जाएगा, या फिर होगा वाया सेल मेम्ब्रेन, किससे? सेल वॉल, सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेसेस से होके जाए या फिर सेल वॉल से। इसीलिए इसको हम और एक पाथवे का नाम देते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। क्या कहते हैं इसको हम? ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। इसको हम और क्या कहते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कहते हैं। अब एक बात बताओ कि ये किससे गया? ये तो हमने बता दिया कि ये मास फ्लो में होता है। किसमें? मास फ्लो। अभी पता है मास फ्लो या बल्क में जाएगा, क्योंकि ये स्पेस से होके जाता है। दूसरा ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग, क्योंकि ये फ्री स्पेस से होके जा रहा है। तीसरा चीज ये पैसिव प्रोसेस होती है, ठीक है? कैसी होती है? पैसिव प्रोसेस होती है। नेक्स्ट चीज है ये फास्ट प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस है? फास्ट, वो खरगोश वाली। और दूसरी चीज ये डिसकंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस हम अभी आपको समझा रहे हैं डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ठीक है? ये डिसकंटिन्यूअस होती है, क्यों होती है ये जरा मैं बता रही हूँ। देखो ये जो एंडोडर्मिस है ना, एंडोडर्मिस की सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं एक बैंड के द्वारा। इस बैंड का नाम होता है कैस्पेरियन बैंड या कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये इम्परमिएबल टू वाटर होती है, इम्परमिएबल टू वाटर, मतलब वाटर के लिए इम्परमिएबल होती हैं, क्योंकि वैक्स और सुबेरिन की बनी होती है। तो देखो यहां तक इन प्रायर टू एंडोडर्मिस तो एपोप्लास्ट आराम से होगा, ठीक है? लेकिन एंडोडर्मिस पे आके ये ब्लॉक हो जाएगा एपोप्लास्ट, क्योंकि ये फ्री स्पेस से होके जा रहा है। एंडोडर्मिस पे आके ये ब्लॉक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैस्पेरियन बैंड है। तो एंडोडर्मिस के बाद केवल और केवल सिम्प्लास्ट होगा। एंडोडर्मिस से पहले दोनों होंगे, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दोनों होंगे। तो हमने क्या कहा कि ये देखो, वो आपने कछुए खरगोश की कहानी सुनी है ना, स्लो बट स्टीडी, कौन है? सिम्प्लास्ट। स्लो तो है लेकिन कंटिन्यूअस चला गया, मतलब ये वो कछुआ है। लेकिन जो ये एपोप्लास्ट है पहले तो बड़ा फास्ट भाग रहा था, लेकिन आके ब्लॉक हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब खरगोश। तो वो कहानी आपने कछुआ और खरगोश की सुनी होगी, वही सेम चीज यहाँ पे। इज इट क्लियर बच्चों? और आखिरी चीज हम आपको यहाँ पे बता दें, एक और डिफरेंस पूछा हुआ है गट्टेशन और ट्रांसपिरेशन में। तो इस डिफरेंस को भी हम लोग देख लेते हैं, गट्टेशन एंड ट्रांसपिरेशन। गट्टेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब चलो बच्चों इसको ध्यान से समझें। स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैसे समझेंगे? देखिए ट्रांसपिरेशन अभी अभी हमने बताया कि लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, मतलब लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अगर वाटर का लॉस वाटर वेपर के फॉर्म में हो रहा है तो इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं, ये क्या है? गट्टेशन है बच्चों। ये क्या है? गट्टेशन है। अब जरा इसको हम ध्यान से समझते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन होता है वो किससे होता है? वाया स्टोमेटा। किससे होता है? वाया स्टोमेटा। और जो गट्टेशन है वो होता है वाया हाइड्रेथोड्स। किससे होता है? हाइड्रेथोड्स, जिसको हम वाटर स्टोमेटा कहते हैं। वाटर स्टोमेटा ये पत्तियां, जैसे ये मान लीजिए प्लांट है, ये पत्तियां हैं, इसके वेन्स के किनारे किनारे कुछ यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, उसमें ये हाइड्रोथोड्स पाए जाते हैं, जिसको वाटर स्टोमेटा कहते हैं। दोनों का रीजन क्या है? क्यों गट्टेशन होता है और क्यों ट्रांसपिरेशन होता है, इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो गट्टेशन, इसको जरा ध्यान समझना। ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये सॉइल लेवल है, ठीक है।
अब आपने इस प्लांट को थोड़ा सा यहाँ से कट कर दिया तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके से कुछ चीज़ें बाहर आना शुरू। कोई छोटा सा हर्बेसियस प्लांट ले लीजिए, उसको आप सॉइल से थोड़ा सा ऊपर से कट करेंगे तो उसमें से कुछ चीज़ें बाहर आएंगी, कुछ फ्लूइड बाहर आता है। वो फ्लूइड किस लिए होते हैं? बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर का मतलब ये होता है कि नीचे से रूट में जो चीज़ें आ रही हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और ऊपर उसी प्रेशर की वजह से वो चीज़ें थोड़ा सा ऊपर चली जाएंगी और वही जो है रूट प्रेशर की वजह से ये चीज़ें बाहर आती। तो गट्टेशन जो होता है मेनली इन हर्बेसियस प्लांट होता है। कहाँ होता है? इन हर्बेसियस प्लांट। हर्बेसियस मतलब जो साकी पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं उनमें। और ये कहाँ होता है? ऑल प्लांट्स में होता है, ऑल प्लांट्स में होता है। ये मेनली किसकी वजह से होता है? मेनली ड्यू टू रूट प्रेशर, मेनली ड्यू टू रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर की वजह से होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो रूट प्रेशर है उसकी वजह से क्या होता है? गट्टेशन होता है। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ट्रांसपीरेशन पुल, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से होता है, ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से होता है। ओके, अब एक आखिरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो गट्टेशन होता है अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग होता है या रात में होता है, जबकि ये डे टाइम में होता है। कब होता है? डे। गट्टेशन का मतलब आप ऐसे समझ लो, आपने ओस देखा है? ओस, ओस की बूंदें ओस पड़ती है ना, तो आप कहते हो सुबह उठ के देखते हो पत्तियों पे ओस पड़ी रहती है, उसकी पत्तियों के उस पर वाटर ड्रॉपलेट पड़े रहते हैं, वही गट्टेशन। और वो किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर की वजह से। अच्छा, एक और चीज़ आप नोटिस करना कि जब किसी भी दिन एटमॉस्फेयर में, मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ज़रा इस चीज़ को समझना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इस चीज़ को समझना बच्चों, ठीक है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, देखो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो उस वक्त क्या होता है? मतलब ह्यूमिडिटी का मतलब है वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन कम होता है उस वक्त। मतलब वाटर का लॉस, जो ट्रांसपिरेशन है पौधों में वो कम हो पाता है, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन कम हो पाता है। तो अगर ट्रांसपिरेशन कम हुआ है तो वही वाटर लॉस गट्टेशन के फॉर्म, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में रात में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे जिस दिन बादल ज़्यादा होते हैं या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उस रात ओस ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गट्टेशन। ह्यूमिडिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? गट्टेशन। बट ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। भाई ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है, ट्रांसपिरेशन किसकी वजह से होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब वाटर से जो प्लांट है उससे वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर बाहर आता है एटमॉस्फेयर में, और अगर एटमॉस्फेयर में पहले से वाटर प्रेजेंट है तो तब तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, और अगर ट्रांसपिरेशन कम हुआ तो उस रात गट्टेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गट्टेशन बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। सो आज के लेक्चर में इतना बच्चों, इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगी, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। कोई डाउट होता है